हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI 02 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया और प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। देखिए EHI 02 जिसमें हम प्राचीन काल के भारत से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का जो भारत का जैसा स्थिति और वर्णन किया गया है उससे ही क्वेश्चन ये निकाल के लाए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जा सकता है। 12 नंबर का, और 12 नंबर का पूछने का मतलब है कम से कम इसे आप 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको विस्तार से देखेंगे। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात है क्या कि ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो यदि आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एक तरह से आपको सिस्टमेटिक ढंग से वर्ड मिल जाएगा और लिखने का आप जिस टाइप से प्रयास करेंगे उस टाइप से आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आप लिखिएगा तो कम से कम 12 नंबर का है तो 10 नंबर आ सकता है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वहाँ राज करने किस तरह से राजा राज करते थे, उनको राजा को कौन कौन से अधिकारी सहायता करते थे मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसका इस प्रश्न में विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। और ये क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा जा सकता है जिसमें 250 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए इसको जानते हैं विस्तार से। देखिए मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कई इकाइयों में विभाजित था। इन इकाइयों के अपने अलग अलग प्रशासनिक ढांचे थे, लेकिन सभी एक केंद्रीय प्राधिकरण से नियंत्रित होते थे। केंद्रीय प्रशासन को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता था। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो है मौर्य काल में जो है जो शक्ति होता था वो केंद्र में होता था। इसमें ढेर सारा जनपद होता था, ढेर सारा गांव होता था, मगर सभी के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे चलाने के लिए। मगर जो मेन जो उद्देश्य होता था और मेन जो इन लोग को रिपोर्ट करना होता था वो केंद्र में जो राजा बैठे होते थे उन्हीं को करना होता था। जो इस टाइम आप देख सकते हैं कि भारत में जो है ढेर सारा राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो मुख्य मतलब केंद्र में जो प्रधानमंत्री है अभी नरेंद्र मोदी, तो वह जो राज्य जो है जो केंद्र से ही स्थित शक्ति का वर्णन होता है। जो केंद्र में जो महाशक्ति होता है वो जो इस टाइम चल रहा है भारत में, उसी टाइप का केंद्रीकृत व्यवस्था थी मौर्य काल में भी। तो आइए इसको जानते हैं इसमें कौन कौन से अधिकारी होते थे। देखिए पहला है राजा। राजा जो होता था ये क्या होता था, देखिए राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो है राजा होता था। देखिए इस टाइम जो है राज्य का मतलब राज्य का सर्वोपरि मंत्री होता ये CM होता है, मुख्यमंत्री। मगर जो है भारत का जो सर्वोपरि है वो प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है। इसी तरह से जो एक केंद्रीकृत व्यवस्था जो थी वो केंद्र के अनुसार से ही चलती थी। देखिए आगे, वह नीति संबंधी प्रत्येक समस्या को स्वयं तय करता था और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता था। किसी समस्या को सुलझाने में नीति शास्त्र और राजा के कानून में मतभेद होने की दशा में राजा का निर्णय ही मान्य होता था। देखिए नीति शास्त्र और राजा के कानून में जो मतभेद होता था, राजा का निर्णय ही वहाँ पे सर्वमान्य होता था। वास्तव में मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी जिसमें राजतंत्र गणतंत्र से कहीं अधिक प्रभावशाली था। प्रशासन के प्रत्येक पहलू में राजा का आदेश या विचार ही सर्वोपरि था। यहाँ पे प्रत्येक पहलू में जो राजा का जो आदेश और विचार होता था वह ही सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र
के अनुसार अर्थशास्त्र यह भी कहता है कि प्राचीन शास्त्रों में राज्य से संबंधित जिन 7 घटकों मतलब सप्तांग भी इसे कहा जाता है का वर्णन है, राजा उनका केंद्र था। देखिए 7 घटकों में क्या क्या होता था। देखिए मुख्य बिंदु में राजा होता था, ठीक है। इसी को मतलब मुख्य बिंदु में राजा होता था, इन्हीं के अनुसार अधिकारी बनाए जाते थे। जैसे अमात्य हो गया जो मंत्री होते थे, जनपद हो गया, जनपद में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वह भी राजा को इंडिकेट करते हैं, मतलब कि राजा के अनुसार ही वह चलता था। दुर्ग होते थे, उनके भी वह भी अधिकारी होते थे राजा के प्रति। कोषाध्यक्ष जो कोष के अधिकारी वो भी राजा को इंडिकेट करते थे। दंड मतलब सेना को दंड देना, ठीक है। और सेना में जो गलत गतिविधि कर रहा है उसको दंड देना तो वह राजा ही करता था। मित्र भी एक अधिकारी होते थे, इनका भी इंडिकेट राजा की ओर ही होता था। मतलब कि जो भी होता था वो राजा को बीच में रख के इनके अनुसार सप्तांग या 7 घटकों में इसका वर्णन किया गया है। देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की केंद्रीय भूमिका होती थी, क्योंकि राजा ही, आइए आगे देखते हैं। देखिए राजा ही क्या करता था, जनता और कोष की अध्यक्ष, कोष मतलब जहाँ धन संचित करके रखा जाता था उसी को कहा जाता है कोष। कोष की रक्षा करता है और जनता और कोष का मतलब धन का रक्षा करता था कौन, राजा। मंत्रियों की नियुक्ति या निष्कासन करता था। मंत्रियों की नियुक्ति करना और उसका निष्कासन, यदि गलत कोई कार्य में इन्वॉल्व है तो उसका निष्कासन भी राजा ही करता था। जनता की उन्नति और कल्याण के लिए काम करता था। अपने सच्चरित्र से प्रजा को प्रभावित करता था। दुराचारियों को दंडित करता था, जो इसका राजा का काम था। हर जन साधारण राजा नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र के अनुसार देखिए अर्थशास्त्र, यहाँ अर्थशास्त्र जो लिखा है किसने लिखा है, तो ये कौटिल्य ने, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, यही लिखा है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त लिखा गया है, जो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। देखिए के अनुसार राजा में कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होना चाहिए राजा बनने के लिए, वो देखिए। वह बुद्धिमान हो, उच्च कुल का हो, छोटे पदाधिकारियों और राजाओं पर प्रभुत्व जमा सके, धर्म का रक्षक हो, सत्यवादी हो इत्यादि। ये सब गुण होने चाहिए, तभी आप राजा बन सकते थे मौर्य प्रशासन का। देखिए आगे अर्थशास्त्र यह भी कहता है कि राजा को कुछ विशेष क्षेत्रों में अत्यंत प्रवीण एवं दक्ष होना चाहिए, जिससे वह अपना काम भली भांति कर सके। उसे सैनिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। वह सैनिक शिक्षा प्राप्त होना चाहिए राजा को। और विभिन्न विभागों जैसे अर्थव्यवस्था, लिपि आदि के बारे में उसे पूर्ण ज्ञान होने चाहिए। राजा के आचरण और उसके दैनिक कार्यक्रम पर भी अर्थशास्त्र प्रकाश डालता है। राजा के एक निपुण प्रशासक होने के लिए अर्थशास्त्र में 3 बुनियादी शर्तों का वर्णन है। देखिए उसे सतर्क रहना चाहिए और उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे अपनी जिम्मेदारी की भली भांति निभाना चाहिए। राजा हर समस्या पर बराबर से ध्यान दे। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त राजा को हमेशा अपने अधिकारियों और सलाहकारों के संपर्क में रहना चाहिए। अशोक के समय के शिलालेखों और मेगास्थनीज के वृत्तांत से भी यह मालूम होता है कि राजा ऐसा ही करता था। अशोक स्वयं राजनीतिक दृष्टिकोण से एक सम्राट था, जबकि उसका प्रमुख उद्देश्य प्रजा का कल्याण था। अशोक देवनाप्रिय, जो इसका अशोक का नाम देवनाप्रिय भी था, शासक था। इससे पता चलता है कि धार्मिक समस्याओं में भी राजा ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था देख लिए, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी और किस तरह से
राजा बनने का क्या क्या गुण होना चाहिए और राजा का क्या क्या कार्य होता है वो सब देख लिए। तो ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर में पूछा जा सकता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 12 नंबर में पूछने का मतलब कि आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो जिस टाइप से आपको बताया, एक तरह से आपको वर्ड मिल गया, आप इसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन है मगध के उदय के कारणों का पर चर्चा कीजिए। मगध का जो उदय हुआ, इनके कारणों का चर्चा करना है इस प्रश्न में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जा सकता है। तो 12 नंबर में पूछने का मतलब है तो कम से कम इसे 250 शब्द में लिखने का प्रयास आप करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं अच्छे से। देखिए, मगध का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। तो मगध का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण शासक जो था वह बिंबिसार था। उसके शासन काल में मगध का काफ़ी राजनीतिक विस्तार हुआ। राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसने कोशल के राजघराने से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इस शादी में उसे काशी का एक जिला दहेज के रूप में मिला। गांधार के राज्य के साथ उसका संबंध सौहार्दपूर्ण था, मतलब मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, यह कूटनीतिक संबंध ही मगध की शक्ति थे। मगध के उत्तर में चंपा नामक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मगध के जो उत्तर में जो है चंपा नामक एक शहर था, जो व्यापारिक केंद्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था, जो कि महत्वपूर्ण नदी किनारे था, और यह बंदरगाह भी था जहाँ पे सामान एक जनपद से दूसरा जनपद जाया करता था। देखिए, बिंबिसार के अधिपत्य में उस समय 80,000 गांव थे। मतलब कि बिंबिसार जो जब राज कर रहे थे, राजा बने थे, उसके अंदर 80 गांव थे। परंपरागत सूत्रों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया, जहां उसकी भूख से मृत्यु हो गई। यह घटना 492 ईस्वी पूर्व की है। तो देखिए, बिंबिसार का जो बेटा था, बिंबिसार के जो पिता थे अजातशत्रु को उन्होंने बंदी बना लिया और कैद में रख दिया, जिस कारण मतलब अजातशत्रु का जो मृत्यु हुआ भूख के कारण हो गया था। और यह घटना 492 ईसा पूर्व के आसपास में घटित हुआ था। देखिए आगे, अजातशत्रु के शासन से मगध के निर्यात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नए मगध के राजा ने आक्रमण नीति अपनाई। तो आक्रमण नीति जो है वह बिंबिसार ने अपनाई और अपने राज क्षेत्र का विस्तार किया। उसने काशी पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। गंगा के दक्षिण तक फैला हुआ वज्जी गणराज्य अजातशत्रु के आक्रमण का अगला निशाना बना। जैसे ही ये बिंबिसार राजा बना मगध का, तो उसने पहले काशी पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया। उसके बाद दूसरा जो है गंगा दक्षिण तक फैला हुआ वज्जी गणराज्य को जो है इस पे आक्रमण करके मगध में मिला लिया। इसके साथ युद्ध का सिलसिला लगभग 16 वर्षों तक चला। अंत में अजातशत्रु ने वज्जी संघ को, आइए आगे देखते हैं। देखिए, वज्जी संघ को पराजित किया। अवंती पर आक्रमण की भी इसने कोशिश की। अवंती पर भी इसने आक्रमण किया मगर सफल नहीं हुआ। इस प्रकार उसके शासनकाल में काशी और वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, मगध में मिला लिए गए थे और इस प्रकार गंगेय प्रदेश में मगध सर्वशक्तिशाली राज्य बन गया। इतिहासकारों के अनुसार मगध पर अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी उदयन याद रखिए, उदयन जो है ये इसी ने पटना को बसाया था, ये पाटलिपुत्र को बसाया था। 460 से 444 ईसा पूर्व बना। उदयन के राज्यकाल में मगध का क्षेत्र हिमालय के उत्तर से लेकर छोटा नागपुर की पहाड़ियों के दक्षिण तक फैला हुआ। छोटा नागपुर की पहाड़ियां जो अभी झारखंड के आसपास में फैला हुआ, यहाँ तक उदयन का राज्यकाल हुआ करता था। देखिए, उदयन के बाद 4 शासकों ने मगध पर राज
किया, लेकिन वे असफल रहे। 413 ईस्वी पूर्व में बनारस के राज्यपाल शिशुनाग को राजा नियुक्त किया गया। शिशुनाग वंश ने थोड़े समय तक राज्य किया और महापद्मनंद ने राज्य पर अधिकार कर नंद वंश का प्रारंभ किया। तो महापद्मनंद ने मगध पे अधिकार करके नंद वंश की स्थापना की। देखिए आगे। सिकंदर के समय 326 ईसा पूर्व में उत्तरी पश्चिमी भारत पर मगध और लगभग संपूर्ण गंगा के मैदान में नंद वंश का शासन था। यहीं से भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक काल शुरू होता है। इस कारण नंदों को कभी कभी भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। विरासत में उन्हें केवल मगध का राज्य मिला था। उसकी सीमा का विस्तार उन्होंने बाद में किया था। यूनानी ग्रंथों के अनुसार नंद साम्राज्य के पास असीम शक्तियां थीं। उनके अनुसार नंदों के पास विशाल सेना थी, जिसमें 20,000 घुड़सवार थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2,00,000 रथ थे और 3,000 हाथी थे। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि नंदों के संबंध दक्कन और दक्षिण भारत से भी थे। राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का संकेत है कि राजा खारवेल का शासनकाल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में था और कलिंग, जो अभी आधुनिक में उड़ीसा में पड़ता है, के कुछ हिस्सों पर नंद वंश का अधिकार था। इतिहासकारों के अनुसार महापद्मनंद के शासनकाल के अंतिम चरण में मगध साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का पहला चरण समाप्त हो गया। सिकंदर के आक्रमण, आइए आगे देखते हैं। देखिए, के समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र छोटे छोटे राज्य वंशों के बीच विभक्त था। इस दौरान यूनानी विजेता सिकंदर एवं मगध राज्य के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। नंद वंश का पतन 321 ईसा पूर्व में हो गया। इस दौरान 9 नंद राजाओं ने शासन किया। तो नंद वंश के जो है 9 राजा ने नंद वंश पे शासन किया, यानी मगध पे शासन किया। नंद वंश के शासक अपने शासन के अंतिम दिनों में काफ़ी अलोकप्रिय हो गए थे। तो अंतिम समय में जो नंद वंश का विनाश हो, उससे पहले जो है वह काफ़ी ज़्यादा अलोकप्रिय, मतलब कि प्रजा का देखभाल नहीं करने वाला बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का फायदा उठाया और मगध के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो आप देख लिए मगध वंश का किस तरह से उदय हुआ और काफ़ी सारे राजा इनमें इन्वॉल्व थे। तो ये प्रश्न भी आपको 12 नंबर में पूछा जा सकता है, जिसमें 250 वर्ड में आपको लिखना होगा। जैसे एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखेगा तो आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा और सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगा। तो इससे होगा कि लिखने में आपको आसानी होगी। तो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम शुंग एवं कुषाणों पर विस्तृत लिखिए, तो ये प्रश्न बताएंगे। एक और प्रश्न बताएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी प्रश्न। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे तो टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।